नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, एक नया एपिसोड, लेकिन पिछले सप्ताह का विषय लिए हम हाजिर हैं हमारी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलावाड़ा जी के साथ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। पिछले सप्ताह पल्लवी जी आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जहां हमने कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रीमॉडलिंग एंड वास्तु विषय पर बातचीत करी। तीन पहलुओं को एक साथ कवर करने का प्रयास किया। उसी बीच एक सवाल जो ध्यान में आता था, उसको एक विषय की तरह लेकर के इस एपिसोड में आपसे बातचीत करना चाहेंगे। समझना चाहेंगे कि यदि किसी की कंस्ट्रक्शन घर की शुरू हो गई हो, किसी वजह से उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट से सलाह नहीं ली हो, लेकिन अब लेना चाहते हो, या फिर किसी ने रेनोवेशन कर दी हो और इस बीच कहीं कुछ वास्तु दोष हो गया हो, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? कई बार कैसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी में जो कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए हैं, आप जब अपना घर देखते हो तो आपको लगता है कि अरे वाह! मेरी तो नॉर्थ की एंट्री है, मेरी तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, मेरा सह दिशा का किचन है, मेरा सही दिशा का बेडरूम है। लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ में जो चीज़ चलती है, जो लाइफ जिस तरह से जिस ट्रैक पे, जिस रूट पे जाती है, वो चीज़ सही नहीं है। कई बार हम अपने हॉरोस्कोप अपने पंडित को बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर को बताते हैं, सब लोग बोलते हैं कि आपका फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। लेकिन काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ होता नहीं है। तो ये जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये रिनोवेशन, रिमॉडलिंग के वास्तुदोष की वजह से आता है। सब सही है, लेकिन जो लास्ट रिनोवेशन डेट थी, वो जिस दिशा में पिन पॉइंट कंस्ट्रक्शन करके शुरुआत की गई थी, वो दिशा अगर गलत थी, तो उससे पूरी जो जन्म कुंडली घर के वास्तु की बनती है, वो इतनी गलत है कि सब चीज़ की पोजीशन सही होने के बावजूद सारे कॉर्नर में अलग-अलग तरह के किचन, बेडरूम, बाथरूम या ऑफिस लोकेशन आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की हो, तो सही होने के बावजूद भी चीज़ें आपके पकड़ में नहीं होती है, कंट्रोल में नहीं होती है और वो चीज़ें सिर्फ गलत ही दिशा में जाती है। सवाल के साथ-साथ उसका जवाब भी सवाल के साथ ही बनता है। जैसे सवाल ये है कि सही फ्लोर प्लान था, लेकिन कंस्ट्रक्शन के वास्तु दोष की वजह से वहाँ पे बड़ा वास्तु दोष खड़ा हो गया। तो उसका जवाब भी यही है कि जैसे गलत दिशा में कंस्ट्रक्शन किया और प्रॉब्लम्स हुई, तो आप सही दिशा में कंस्ट्रक्शन करके उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो उस कंडीशन में उसकी रेमेडी और रेक्टिफिकेशन ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी को हम विज़िट करते हैं या जो प्रॉपर्टी को हम एनालिसिस करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे लास्ट कंस्ट्रक्शन चेंजेस डेट गलत थी, तो हम दूसरी सही दिशा के हिसाब से, वो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन एक-एक तारीख और मंथ के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि आज क्लाइंट ने यहाँ पे 6 साल खत्म किए इस प्रॉपर्टी पे, 2 साल खत्म किए, 15 साल खत्म किए। तो उसके बाद आने वाले पीरियड को कैलकुलेट करके हम उनको कुछ डायरेक्शन देते हैं कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में आप प्रॉपर्टी में छोटा-मोटा डिगिंग कर लो। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक और नियम भी अप्लाई होता है कि जो कंस्ट्रक्शन चेंजेस को रेक्टिफिकेशन की रेमेडी को किया जाता है, उसमें कभी भी फ्लोर प्लान के अंदर यानी कि घर या बिज़नेस के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। वो रेमेडी सिर्फ़ लॉट के साथ जुड़ी है। तो लॉट में जहाँ पे डर्ट का पार्ट होता है, जहाँ पे कोई भी तरह के पेवर्स नहीं है, जहाँ पे कोई पत्थर नहीं है या जहाँ पे सिर्फ़ डर्ट का पार्ट होता है, वहाँ पे जाके हम उनको एक डिगिंग रेट देते हैं, जिससे वहाँ पे थोड़ी-सी मिट्टी निकाल के पूरी डिगिंग की प्रोसेस हम करते हैं और वही मिट्टी वापस उसके अंदर वापस रिफ़िल कर दी जाती है। तो उससे वो वास्तु दोष जो है उसका निवारण हो जाता है। ना प्रोडक्ट्स रेमेडी लगाने की ज़रूरत है, ना ही घर या बिज़नेस को बदलने की ज़रूरत है। तुरंत ही जो चीज़ उल्टी दिशा में एंटी क्लॉक घूमनी शुरू हो गई थी, वो घड़ी जो है वो सीधी क्लॉकवाइज़ घूमनी शुरू हो जाती है और चीज़ें जो है वो अपने आप पलट के सही दिशा में आ जाती है। तो वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार गलत दिशा से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने से जो वास्तु दोष खड़ा होता है, उसका जवाब ये है कि सही दिशा में कंस्ट्रक्शन लॉट में करके घर में हो ही नहीं सकता। बिज़नेस के अंदर फ्लोर प्लान में हो ही नहीं सकता। सही दिशा में लॉट की शुरुआत करके आप उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हो और ये पूरा पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन है और वो कैलकुलेशन के माध्यम से ही जाता है। कोई छोटी-सी टिप नहीं है कि भई आप यहाँ से कर दो यहाँ पे और वो एवरी मंथ एवरी डेट के हिसाब से वो डायरेक्शन बदल जाती है। कई बार साउथ भी आ सकती है, कई बार साउथ वेस्ट भी आ सकती है, वी डोंट नो। तो कुछ भी आठों डायरेक्शन में से कोई भी दिशा आ सकती है, ब्रह्म स्थान नहीं आ सकता। पल्लवी जी, अधिकांश लोग जो है जैसे बदलते मौसम में जो कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन कराते हैं, रिमॉडलिंग होती है, वो
एक्सटर्नल लैंड में हो सकता है कि पेवर्स लगा रहे हो, फेंसिंग लगा रहे हो, पैटियो बिल्ट अप कर रहे हो, स्विमिंग पूल के हो सकता है, या वाटरफॉल का, इस तरह के प्रोविजंस के ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता है बनिस्बत पूरे साल के। क्या-क्या चीज़ें अगर हम इनको समझना चाहें संक्षिप्त में कि भई पेवर्स, पैटियो और इन सब के बनाते वक़्त किन-किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? थोड़ा वो गाइड कीजिए हमें। जब भी आप बैकयार्ड में या फ्रंट यार्ड में कोई भी रिमॉडलिंग करना चाहते हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी होटल मोटल है, आपका स्विमिंग पूल टूट गया है लॉट में और आप उसको रिपेयर करवा रहे हो, या आपके लॉट में आपने कुछ सारी चीजें बैकयार्ड में रखी है और आपका पार्किंग लॉट रिपेयर करवा रहे हो, तो वो तमाम चीजें वास्तु के हिसाब से रिनोवेशन और रिमॉडलिंग का काम करती है। जैसे मैंने पहले कहा कि किस साल में करना है और कौन सी दिशा में वो कंस्ट्रक्शन चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो बात रिमॉडलिंग, पार्किंग लॉट रिपेयरिंग की चल रही है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, इसमें आप स्क्वायर फीटेज नहीं बढ़ा रहे हो। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको खाली रिपेयर करवा रहे हो। जी। इवन गैस स्टेशन बिजनेस, होटल बिजनेस में पार्किंग लॉट का जब आप रिपेयरिंग करते हो, तभी भी प्रॉपर्टी में चीजें बदल जाती है। कुछ दिनों पहले हमारे सैन फ्रांसिस्को ही एरिया में, ये भी सैन फ्रांसिस्को के ही हैं, तो यहाँ पे एक क्लाइंट था, उन्होंने बैकयार्ड को एलिवेट करके बहुत सुंदर सा उनको बैकयार्ड बनाने का था। और साथ में उनका ये भी था कि पीछे बैकयार्ड से इनकी एक ऐली जाती थी, वो दरवाजा उनका टूट गया था, तो काफी टाइम से आना जाना नहीं था, तो वो डोर वहां पे बना हुआ था, तो डोर को रिपेयर भी करना था और बैकयार्ड भी डिजाइन करना था। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जब कभी आपको कोई भी रिमॉडलिंग का मौका मिलता है तो डायरेक्शन को देखा जाता है। मैं आपको रिनोवेशन रिमॉडलिंग से एक कुछ एग्जांपल ऐसे शेयर करना चाहूंगी जो कंस्ट्रक्शन और होटल इंडस्ट्री के अलावा जो बड़े-बड़े बिजनेस के लोगों के लिए काफी बड़ा फायदा कर सकते हैं। जब मैंने अमेरिका में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू किया, तो वास्तु की शुरू-शुरू में बात हो रही थी, तो आम आदमी को वास्तु समझने में थोड़ा-सा टाइम लगता था। लेकिन जो लोग रिनोवेशन और रिमॉडलिंग में थे, जो बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में थे या रियल एस्टेट डेवलपर थे, उनको मेरी बात बहुत जल्दी से समझ में आती थी। तो मेरा बिगिनिंग ही सीधा उस तरह के लोगों के साथ हो गया। तो वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मिले, कुछ ऑरलैंडो के जाने-माने डेवलपर हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं। जब पहली बार मुझे मिली तो उन्होंने कहा कि पल्लवी, मैं 35 साल से अमेरिका में हूँ, रिनोवेशन करता हूँ। उनके 5 प्रोजेक्ट फेल हो गए थे। एक था हमारे डिज्नी वर्ल्ड के बाजू में, इतनी मि बड़ी एकड़ की लैंड थी, उनके मिलियंस डॉलर वहाँ पे अटके हुए थे और काम आगे बढ़ नहीं रहा था। एक न्यू जर्सी एरिया के डेवलपर थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ बंगलोज़ वगैरह डेवलप किए थे और वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। एक प्रोजेक्ट मुझे ओकाला में मिला था। तो जब कभी आप कोई भी रियल एस्टेट को डेवलप करते हो, आपका खुद का हो या आपने खुद अफोर्डेबल बिल्डिंग बना रहे हो या आप कोई भी तरह के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, घर बना रहे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हो, ऑफिस बिल्डिंग बना रहे हो, तो जहाँ पे आपकी खुद की गलत शुरुआत हो जाती है, तो आपके मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी आपके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। तो मुझे बिगिनिंग में ऐसे 3-4 प्रोजेक्ट मिले थे जो अलग-अलग दिशाओं में थे, जो एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे। आप बिलीव नहीं करोगे, आज जब विकास जी ने ये सब्जेक्ट लिया तो मुझे सबसे पहले ये बात हो रही है, याद आ गई कि वहीं से मेरी बहुत पावरफुल सुपर एक्सप्रेस की तरह शुरुआत हो गई, क्योंकि मुझे सीधा बिल्डर लॉबी से ही काम करने का, रियल एस्टेट डेवलपर से ही काम करने का मौका मिला। सब लोग थे अलग-अलग स्टेट में। लेकिन उनसे जब मैंने काम किया और उनके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में जो पैसे रुके हुए थे और जो प्रोजेक्ट उनके फेलियर थे, वो जब मैंने सही कर दिए, तो उसके बाद उनके साथ रिलेटेड जो भी लीड थी, वो तमाम मिलनी शुरू हो गई। तो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन, रिमॉडल का वास्तु सिर्फ आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब कोई आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हो और जाने-अनजाने में आपके साथ वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता, आपने सारे उपाय किए, एक्सक्यूज़ जो भी हो, काउंटी ने बंद करवा दिया, पैसे कम पड़ गए, पार्टनर के झगड़े हो गए, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन ये वास्तु शास्त्र के विषय के हिसाब से, छोटी-छोटी वास्तु के टिप्स और कैलकुलेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन के सारे रुके हुए प्रोजेक्ट को आप दोबारा शुरू कर सकते हो, उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो और अपने लॉस को कवर कर सकते हो। तो हम सिर्फ घरों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिनोवेशन और रीमॉडलिंग का वास्तु बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे इफ़ेक्ट करते हैं। मेरे ओकाला में एक क्लाइंट है, मैं काफ़ी टाइम से उनसे काम करती हूँ। मेरे को बहुत 4 साल पहले एक अमेरिकन बिल्डर के पास ले गए और उन्होंने कहा कि पल्लवी, ये पूरा प्रोजेक्ट फेल है, तू हाँ बोल दे, मैं ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरी ज़िम्मेदारी। मैंने उस प्रोजेक्ट पे हाँ बोली। वो अभी इतना सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद अभी हम यही करते हैं। काफ़ी सारे फेलियर प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं और हम उसको फिक्स करते हैं। हमने मेम्फिस के अंदर
बैंक के अंदर से एक ऐसा फेलियर प्रोजेक्ट लिया था जिसमें सारे अपार्टमेंट बिल्डिंग जल गए थे और हमने उसको लेके फिक्स किया, उसको बेचा और वो क्लाइंट इतना नॉर्मल क्लाइंट था, अभी उसकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो वास्तुशास्त्र कंस्ट्रक्शन का विषय है, सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, सिर्फ एक बिज़नेस तक सीमित नहीं है। जभी भी आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट में कोई भी प्रोजेक्ट करते हो और किसी भी वजह से आपके प्रोजेक्ट में आप फेल हो या आपके वहाँ पे पैसे अटक गए और आप बाहर नहीं निकल सकते हो, एक बार वास्तुशास्त्र की सहायता लेने में कोई हर्ज नहीं। हो सकता है छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी बदल दें। पल्लवी जी, तमाम उदाहरण जब आप दे रहे थे तो इसमें एक जो बड़ी विशेषता मुझे नज़र आ रही थी, ख़ास अगर मैं बात नॉर्थ अमेरिका की करूँ, क्योंकि आपके यूएसए, कनाडा, इंडिया, यूके तमाम जगहों पे क्लाइंट्स हैं, लेकिन ख़ास अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो आपने मेम्फिस का भी उदाहरण दिया, आपने ओकाला, फ्लोरिडा का भी दिया, न्यू जर्सी, सैन फ्रांसिस्को, तो ईस्ट वेस्ट तमाम जगहों पे आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। और ये बहुत बड़ी विशेषता है कि आप तमाम क्लाइंट्स तक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर पहुंचती हैं और उन्हें गाइड करती हैं। तो एक और तो देखिए, प्रोडक्शन बिल्डर्स होते हैं जो बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, आप उनके साथ भी काम करते हैं। लेकिन ये जो अप एंड कमिंग जो एक स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो ऑपरेट करते हैं, उनके साथ भी आप काम करते हैं, तो उसमें क्या कैमराडरी होती है? ख़ास तौर पे वो घर जो एकदम से स्क्रैच से बन रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसमें क्या तालमेल होता है? कंस्ट्रक्शन के साथ-साथ वास्तु की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? कंसल्टेंट की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? इन तमाम पहलुओं पर आपसे बातचीत होगी ब्रेक के उस पार। दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत। दर्शकों, ये हमारा दूसरा एपिसोड है जहां हम पल्लवी जी से कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रीमॉडलिंग विषय पर बातचीत कर रहे हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले बातचीत आकर के थमी थी जहां हमने आपसे समझा कि एक वास्तु कंसल्टेंट, जहां आपकी अगर मैं खास तौर पर बात करूं तो एक और तो आप प्रोडक्शन नामी-गिरामी बिल्डर्स के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर नेशन वाइड कुछ ऐसे बिल्डर्स भी जो समझ लीजिए कि सिंगल फैमिली होम्स के कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं, कॉन्डोमिनियम्स के कंस्ट्रक्शंस में जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी अलग-अलग लेवल, अलग-अलग टियर के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ आप काम करते हैं। अब आपकी बात करें या जनरल वास्तु कंसल्टेंट की बात करें, किस तरह का तालमेल होता है, थोड़ा वो गाइड कीजिए हमें? जब कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, उनकी अलग-अलग तरह की एक्सपर्टी होती है। कुछ लोग सिर्फ वेयरहाउसेस बनाते हैं, कुछ लोग मैं हमारे क्लाइंट हैं यहाँ पे ऑरलैंडो में, वो यहाँ से लेकर मियामी तक उनके सिर्फ वेयरहाउसेस बिल्डिंग के साथ ही काम है। वो सिर्फ सब जगह पे वेयरहाउसेस बनाते हैं। कुछ टेक्सास में है, उनका यही काम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अर्जेंट केयर के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम करते हैं। यहाँ पे समझने लायक बात ये है कि आम आदमी जो होता है उसको मालूम है कि ये मेरा घर है, तो वो सिर्फ लॉट से शुरू करता है। जब डेवलपर काम करते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। जब वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए एक साइट को चूज़ करते हैं, तो साइट के बाद उसमें उन्होंने कितने घर बनाने हैं या कोई भी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी, ऑफिस बिल्डिंग बनानी है, तो वहाँ पे बिल्डिंग की जो रचना कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में जहाँ पे उनको बिल्डिंग रखनी हो, बिल्डिंग कहाँ पे होगी, कितनी हाइट की बिल्डिंग होगी, कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कब की जाएगी, ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी जब नया लॉट होता है और वहाँ पे आप रीमॉडलिंग करते हो, कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर हो, छोटा हो या बड़ा हो, कमर्शियल में अलग-अलग तरह से कोई भी चीज़ बनाना चाहता हो, लेकिन जैसे ही लॉट होता है, तो सबसे पहले वो लोग करते हैं लॉट का क्लीनिंग। क्लीनिंग करने के बाद अमेरिका में सबसे पहले लॉट की यूटिलिटी को डाला जाता है, वो उसका फिक्स नियम है, तो यूटिलिटी को रखा जाता है। यूटिलिटी रखने के बाद लॉट आपका रेडी हो जाता है जिस डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे आप हो, तो तब तक उनके पास से काउंटी का अप्रूवल आ जाता है, ड्राइंग्स अप्रूव हो जाते हैं। तो हमारे को लॉट के सिलेक्शन के साथ ही कुछ लोग हायर कर लेते हैं या कुछ लोग लॉट ले लेने के बाद हायर करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि उनके प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं और हम उस प्रोजेक्ट में एंटर होते हैं, तब तक हमारे पहले लॉट का सिलेक्शन हो गया है, काउंटी का अप्रूवल हो गया है, कुछ घर बने हुए थे, कुछ मॉडल होम बने हुए थे, लेकिन बाद में प्रोजेक्ट फेल है, बाद में प्रोजेक्ट आगे नहीं जाता है। बिगिनिंग से हमें मौका मिलता है, तो लॉट के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है, टेम्पररी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लगाई जाती है, टेम्पररी वहाँ पे टॉयलेट्स रखे जाते हैं,
कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल वहाँ पे डंप किया जाता है, बड़े-बड़े मशीन और इक्विपमेंट्स को रखा जाता है, तो उसकी दिशा हम क्लाइंट को देते हैं कि आप यहाँ से रखोगे, इस डायरेक्शन से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करोगे। पहला मॉडल जो आपको बनाना है, जैसे मान लो घरों के प्रोजेक्ट हो, तो आप पर्टिकुलर इस लोकेशन पे बनाओगे, उसमें उसका इंटीरियर डेकोरेशन, कलर सब कुछ हम बनाते हैं, बिगिनिंग से हमें मौका मिला तो। मैंने कनेक्टिकट में कुछ अफोर्डेबल होम के प्रोजेक्ट किए हैं, वो लोग गैस स्टेशन बिज़नेस में थे, 4 यंग लड़के थे और आज वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मतलब बिल्डिंग मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं और उन्होंने गैस स्टेशन बिज़नेस से निकाल के रियल एस्टेट डेवलपमेंट के तौर पे एज़ अ रियल एस्टेट डेवलपर ही अपनी पहचान बनाई दी है। तो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल को रखा जाता है लॉट में, वो कई बार गलत दिशा में होता है, तो प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आप लेकर टेम्पररी आते हो, चाहे वो टेम्पररी सही है, लेकिन वो भी गलत दिशा में है, तो एक प्रोजेक्ट को खत्म होने में 6 महीने लगते हैं, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, तो भी प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। कई बार जो आपने अलग-अलग फेज़ बनाए हैं, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होता है। जी। तो पहले फेज़ की शुरुआत जिस डायरेक्शन से की जाती हो, काफ़ी बड़ा लॉट हो, मेरे न्यू जर्सी में जो डेवलपर थे, उन्होंने मेरे को कुछ बंगलोज़ के प्रोजेक्ट दिए थे। उसमें जो प्रोजेक्ट फेल होने की वजह ये थी कि लॉट काफ़ी बड़ा था। उसमें कुछ हाउस के लिए उन्होंने अलग-अलग लॉट को डिवाइड किया था। लेकिन जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, उसकी वजह से वो शेप ऑफ द लॉट खराब दिशा में चला गया था, वो शेरमुखी बन गया था। तो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जितना आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, प्रोजेक्ट तो फेल हो जाता था, लेकिन साथ में पार्टनरशिप, काउंटी के प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम निरंतर उसमें चलते थे। तो हमने सिंपल कंस्ट्रक्शन की जो ऑरेंज रिबन होती है ना, उससे जाके लॉट का शेप किया और पीछे जो प्रॉब्लमेटिक था उस जगह को काट लिया और पहले फेज को हमने क्लीन करके शेप करके उसको आगे लेकर आए और कहा कि ये तारीख से यहाँ पे डिगिंग देके नया कंस्ट्रक्शन करो एक बार थोड़ा बहुत जो भी हमारी डिगिंग डेट में तो खाली मिट्टी निकाल के वापस रिफिल करनी है और हमने उस लॉट के कॉर्नर को चार्ज किया। जैसे ही लॉट का कॉर्नर चार्ज हुआ जो आगे के लॉट हमने निकाले थे वो तुरंत हमारे बिकने शुरू हो गए। तो 3 फेज़ में अलग-अलग शेप मैंने बनाए। एवरी टाइम मैं अपनी ऑरेंज रिबन निकाल के जाके लॉट पे बताती थी कि अब ये शेप रहेगा। ऐसे करके सबसे एंड में रखा जो प्रॉब्लमैटिक एरिया था, उसमें 2-3 ही घर बनने थे तो बाद में वो भी बिक गया। बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जब आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करते हो, तो आप 100% वास्तु के हिसाब से उस रियल एस्टेट डेवलपर को ही लाभ कर सकते हो। आपने बॉम्बे में देखा है वास्तु की बिल्डिंग बनती है। लोग कहते हैं ये बिल्डिंग पूरी मैंने वास्तु के हिसाब से बनाई। ये बात गलत है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर व्यक्ति का वास्तु इंडिविजुअल होता है। जब हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ काम करते हैं या डेवलपर या जनरल कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करते हैं, तो वो लोग हमें जो लॉट देते हैं और जो हम डिज़ाइन करते हैं, वो हम जो ओनर वहाँ पे है, जो उसके पार्टनर्स है, जो कंपनी के लिए मैं काम कर रही हूँ, वो कंपनी का पूरा प्रोजेक्ट बिक जाए उसके हिसाब से मैं वास्तु करती हूँ। जो लॉट वो बेचने वाले हैं, जो घर वो बेचने वाले हैं या अपार्टमेंट बेचने वाले हैं, वो पहले से कौन आएगा वो तो हमको मालूम ही नहीं है। तो वो व्यक्तियों के हिसाब से वास्तु के हिसाब से हम नहीं घर बना सकते। बट हाँ, ये हम कॉमन वास्तु के हिसाब से वहाँ पे टिप्स को अप्लाई करते हैं ताकि आने वाले कुछ लोगों के लिए कुछ हद तक वो सही रहे। इंडिविजुअल वास्तु के हिसाब से एक-एक व्यक्ति के अनुसार अलग-अलग चीज़ें ज़रूरी होने की वजह से कंबाइंड या कॉमन वास्तु के हिसाब से कभी कोई चीज़ हो नहीं सकती। कॉमन वास्तु का प्रोजेक्ट हो सकता है, लेकिन पूरा वास्तु का बिल्डिंग अगर आपकी अपार्टमेंट आपने उसमें लिया, आपने अपना घर बुक किया है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दिशा, जो किचन, जो बेडरूम, जो बाथरूम हमने बनाए हैं, आपकी वाइफ़, आपके बच्चों के अनुसार सही है कि नहीं। तो प्रोजेक्ट वास्तु के हिसाब से डेफ़िनिटली हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस, इंडिविजुअल अपार्टमेंट कभी नहीं हो सकते। दर्शकों एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से प्रथानुसार जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। पल्लवी जी आप बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों आप भी बने रहिए, हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, रीमॉडलिंग एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए प्रथानुसार उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। टिप ऑफ द वीक क्या है? आज हम रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं वास्तु की टिप्स आपको उसी से रिलेटेड देना चाहूँगी
किसी भी वजह से आपका कोई भी रियल एस्टेट का काम रुका हुआ हो, जैसे प्रॉपर्टी बेचनी हो और आप बेच नहीं पाते हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, हाथ में पैसा भी है लेकिन किसी वजह से बात बन नहीं पाती है, तो वो तमाम चीज़ वास्तु कंसर्न के हिसाब से आप छोटी-छोटी टिप्स को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप वास्तु कंसल्टेंट के साथ प्रॉपर्टी बेचने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, तीनों चीज़ वास्तु शास्त्र में आती है और उसका लाभ उठा सकते हो। तो 2026 के अनुसार किसी भी वजह से आपका रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट रुका हुआ हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा के अंदर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे पेपर वर्क को रख सकते हो, उससे रिलेटेड तमाम जो भी तरह के आप अपना मार्केटिंग मटेरियल है, ब्रोशर है, उसके ड्राइंग से आप अपनी जो भी अपने वहाँ पे साइड पे अपनी कंस्ट्रक्शन की ऑफिस बना रखी हो या मोबाइल होम की ऑफिस बना रखी है, तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो और उस प्रॉपर्टी के दूसरे पेपर वर्क जो आप बेचना चाहते हो और वो रुके हुए हो, तो वो तमाम चीज़ नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हो। तो एक साइड आपका नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा, एक साइड आपका नॉर्थ वेस्ट में चला जाएगा। बहुत-बहुत सिंपल है और ये रखना कहाँ है? तो आपके अपने घर में जो रियल एस्टेट डेवलपर है जिसका प्रोजेक्ट रुका हुआ और वो फँसा हुआ है, वो अपने घर में रख सकते हैं और वही सेम पेपर वर्क को अपने बिज़नेस के लोकेशन पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति ना होने की वजह से मैं सिर्फ़ आपको जनरल टिप्स दे रही हूँ, लेकिन कई बार इसमें आपकी व्यक्तिगत वास्तु को भी अप्लाई किया जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट कई बार रियल एस्टेट के रुके हुए प्रोजेक्ट में से आपको बाहर निकालने के लिए कुछ हद तक काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बेच सकते हो या जो भी तरह की रुकावट है उसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब जी, समय का अभाव है। बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हैं और एक मैं किन्हीं परिवार के सदस्यों को जानता हूँ कि जहाँ आपने कहा ना कि किसी का कोई काम रुका हुआ होता है, उन्होंने घर बनाया बड़े चाव से न्यू जर्सी में और उसके बाद बनाया ज़रूर लेकिन उसका सुख नहीं भोग पा रहे हैं और वो इस तरह से कि उनकी आए दिन जो है, कभी हस्बैंड का किसी और शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो कभी वाइफ़ का। आते हैं, रेनोवेशन भी करते हैं, लेकिन वो खुद उस घर में किसी न किसी कारणवश रह नहीं पाते। एक दफ़ा तो उन्होंने सोचा कि इस घर को बेच भी देते हैं, लेकिन फिर वो घर हमेशा रेंटल पे रहा, घर बिक भी नहीं पा रहा। ऐसी क्या परिस्थिति हो सकती है, वास्तु दोष हो सकता है कि या ये कहूँ कि ये संजोग की बात है। उनके मन में कभी-कभी ये आता है कि ये बा घर तो हमने अपने लिए बनाया, लेकिन हम घर में खुद रह नहीं पा रहे हैं। ये जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसा बहुत बार होता है। इसके बारे में वास्तु शास्त्र में बहुत अच्छे वर्ड्स को अप्लाई किया जाता है। वास्तु ये कहता है कि जब कभी आप कोई घर लेते हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हो, तब आप आते अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाते अपनी मर्जी से नहीं हो, जाते वास्तु के हिसाब से हो। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि आपने साउथ की प्रॉपर्टी ले ली, साउथ ईस्ट की प्रॉपर्टी ले ली, साउथ वेस्ट की प्रॉपर्टी ले ली, तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी में व्यक्ति जो है वो बंद सा जाता है। वो प्रॉपर्टी ना गले से जाती है, ना ही उस प्रॉपर्टी की सुख चैन को आप भुगत पाते हो। वहाँ पे आप बिज़ी रहते हो, प्रॉपर्टी आपके पास होते हुए भी वो आपके पास नहीं होती है। तो हुँ। कई बार ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जिस टाइम पे प्रॉपर्टी में शुरुआत की थी, वो शुरुआत गलत है। वास्तु ये कहता है कि जिसकी शुरुआत गलत होती है, उसका अंत गलत होता है। या फिर ये हो सकता है कि जिस डायरेक्शन के साथ वो बिलॉन्ग करते हैं, वो दिशा उनको फ्रीज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी आगे कुछ भी उसका हो नहीं पाता। आप सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि जो ओनर उस प्रॉपर्टी को ओन करता है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे रह नहीं पाता और वो रेंटल की तरह प्रॉपर्टी चल रही है। यानी वो बिक भी नहीं पाती। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हमें प्रॉपर्टी बेचने के लिए लोग अप्रोच करते हैं, तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे कैलिफ़ोर्निया के क्लाइंट थे लॉस एंजेलिस में, उन्होंने कहा कि पल्लवी एक लॉट है, कैलिफ़ोर्निया में लॉट ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। लोग पुराने घर लेके उसको तोड़ के फिर अपने नए घर बनाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जगह उसको मिलती नहीं। यहाँ पे लॉट नहीं बिक रहा था। तो हमने वहाँ पे लॉट के अंदर रिनोवेशन और उनको वहाँ पे बेचने के लिए कुछ छोटी-सी रेमेडी करके दी। रिनोवेशन शब्द मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन जो डिगिंग की डेट मैंने उनको दी थी, उसको मैं रिनोवेशन बोलती हूँ। तो मैंने कहा कि ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर में ज़मीन में खुदाई करके मिट्टी को निकालो और फिर कुछ दिनों के बाद देखो बाहर आपको ढूँढते हुए आ जाएँगे। एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ, उनको लोग ढूँढते हुए आ जाएँगे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, "तूने क्या किया?" मैंने कहा, "वही तो मेरा काम है, वही मेरी एक्सपर्टी है कि मैंने क्या किया।" जी, जी। पल्लवी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के एपिसोड से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो या फिर आप चाहते हो कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो सरल आसान तरीका है vastulivingwithpallavi.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु। वास्तविक में।